गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ वन का जो पहला चैप्टर है समुच्चय, उसके जो चार टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है वेन आकृति, दूसरा है उप समुच्चय, तीसरा है विश्व समुच्चय, चौथा है पूरक समुच्चय। तो एक एक करके पहले हम इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। पहला टॉपिक देखते हैं वेन आकृति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेन डायग्राम। बच्चों, वेन डायग्राम क्या है, इसका उपयोग सबसे पहले किसने किया? सर्वप्रथम ब्रिटिश तर्कशास्त्री जॉन वेन ने इसका उपयोग किया था। और ये उपयोग क्यों किया था? जो समुच्चय है हमारे यानी सेट, उनको आकृति के माध्यम से यानी बंद आकृतियों के माध्यम से दर्शाने के लिए सर्वप्रथम जॉन वेन ने इसका उपयोग किया था। इसलिए उनके ही नाम पर इसका नाम पड़ा है वेन आकृति। ठीक है, जॉन वेन के द्वारा प्रथम प्रयोग हुआ था, इसलिए इसका नाम है वेन आकृति। ठीक है, अब ये वेन आकृति में होता क्या है बच्चों? वेन आकृति में समुच्चय को बंद आकृति से दर्शाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने समुच्चय देखे हैं जो कि हम लोग कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, तो वही आकृति, वही समुच्चय को हम इसमें आकृति के माध्यम से, लेकिन आकृति भी कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, वो कहीं से भी खुली नहीं होनी चाहिए। आगे एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि किस तरह की आकृति हम लोग बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वेन आकृति का समुच्चयों का संबंध समझने और उन पर आधारित उदाहरण हल करने के लिए उपयोग। वेन आकृति का उपयोग किस लिए किया जाने लगा? समुच्चयों का संबंध, अगर आप बहुत सारे समुच्चय हैं आपके पास और उन पे आधारित उदाहरण हैं, तो उनको समझने के लिए और उन उदाहरणों को हल करने के लिए भी वेन आकृति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग उदाहरण देखते हैं, उससे वो जो चीजें आपको ये जो भी पॉइंट्स हैं क्लियर होंगे। और उदाहरण देखिए क्या, मान लीजिए एक कोई समुच्चय है ए, घटक है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यही जो समुच्चय है, इसको अगर आपको वेन आकृति में दर्शाना हो तो आप कैसे दर्शा सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे एक वृत्त, पूरा वृत्त नहीं बोलूंगी, मुझे इसके अंडाकार आकृति जो बनी है उसमें मैंने क्या लिख दिया? जो समुच्चय के घटक हैं, जो भी समुच्चय के घटक हो वही आपको इसमें लिख देना है। तो आपने लिख दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, और क्योंकि वो समुच्चय का नाम ए था तो वही समुच्चय का नाम आपने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और आप ये इस आकृति को ध्यान से देखो कि ये आकृति कहीं से भी खुली हुई नहीं है, बंद है। तो वैन आकृति में होता क्या है? वैन आकृति में जो हमें दिया गया समुच्चय है उसी को क्या रखना है? आकृति में लिखना है। ठीक है, तो ये है वैन आकृति। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एक समुच्चय है b इज इक्वल टू एक्स, इस प्रकार है कि -10 इज इक्वल टू ग्रेटर देन एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू और स्मॉलर देन 0, कॉमा एक्स क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों? जो संख्या रेखा पे संख्या है वो सभी पूर्णांक है, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, ये पूर्णांक संख्या होती है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये पूर्णांक संख्या है, एक 0 1 2 3 से लेके और -1 2 3 से लेके अनंत तक। तो यही आपसे बोला गया है कि समुच्चय क्या है? आपका समुच्चय इस प्रकार है, एक्स के घटक इस प्रकार हैं कि एक्स क्या है? 0 से लेके -10 तक की संख्या है। ठीक है, तो उसी को हम लोग ने समुच्चय रूप में इस तरह लिखा
0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है, ये क्या है, इसके घटक है। अब इसी जानकारी को अगर आपको वेन आकृति में लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? यही चीज को आप क्या करो, एक आकृति बना लो। जैसे कि यहाँ पे आयत बनाया गया है, कोई वृत्त भी बना सकता है, कोई त्रिभुज भी बना सकता है, या किसी और दूसरे प्रकार की आकृति जो बंद हो वो बना सकता है। तो ये इसके जो घटक है, ये गुणवर्धन पद्धति का था। तो इसको हम लोग ने निकाला सूची पद्धति में, और इसमें जो भी आपके जो आंसर है ना, जो भी पूर्णांक संख्या ये प्रश्न में पूछा गया है, तो हम लोग ने इसमें लाइन से लिख दिया। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेन आकृति। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो सी एक समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर स्वर क्या है बच्चों अंग्रेजी में? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसको मैंने क्या किया है, एक आयत में दर्शाया है। और यहाँ पे ये जो वी है, वी क्या दर्शाता है? वो समुच्चय का नाम है वी। वी फॉर वोवल, यानी स्वर। और वो स्वर को लिख दिया है इस आकृति। ठीक है, तो वेन आकृति से क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग जो भी समुच्चय है, समुच्चय की जानकारी को आकृति के माध्यम से दर्शाते हैं। इससे क्या होता है, अगर अलग अलग उदाहरण है समुच्चय के, तो उनके बीच के संबंध जानने में बहुत आसानी होता है। और ये जो चीज आप समुच्चय रूप में लिख रहे हो, अब उसी को अगर आप आकृति रूप में लिखोगे तो वो और समझने में आसान हो जाता है, और आकर्षित तो होता ही है वो। ठीक है? तो ये था वेन आकृति। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों उपसमुच्चय, सब सेट। अब ये वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि उपसमुच्चय यानी कि समुच्चय का जो भाग है, या उसी में समाविष्ट जो चीज है वही उसका भाग है, वो उपसमुच्चय है यानी सबसेट। जैसे कि देखेंगे, यदि ए कोई ये यदि ए और बी ये कोई समुच्चय है, ठीक है, यदि ये और बी कोई समुच्चय हो तो क्या हो, और ए के सभी घटक बी में हो। हम्म, समुच्चय ए के घटक सभी घटक अगर बी में हो तो बी को क्या कहते हैं? बी को ए का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से बताती हूँ इसको। यदि कोई समुच्चय ए है और ए में जो भी घटक हैं, है ना, जो भी नंबर समझ लो या जो भी जानकारी है, वो जानकारी तुमको किसी दूसरे समुच्चय बी में मिल जाए, हाँ, तो बी क्या कहलाएगा? ए का उपसमुच्चय। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे अभी, लेकिन पहले चिन्ह क्या होते हैं उसके, उपसमुच्चय का चिन्ह होता है। देखिए, हम लोग लिखेंगे कैसे, बी उपसमुच्चय ए। उपसमुच्चय का चिन्ह होता है इस प्रकार, और नीचे से ये चिन्ह। ठीक है, याद रहेगा आपको, ये जाता है वाचन कैसे होता है इसका, उसको बोला जाता है बी उपसमुच्चय ए। बी उपसमुच्चय है ए का, यानी कि बी बी में जो घटक बी ए में जो घटक है वो बी में भी शामिल हैं। ए के घटक बी में शामिल है, इसलिए बी क्या हो गया, ए का उपसमुच्चय। या कैसे बोला कैसे जा सकता है, बी यह ए का उपसमुच्चय है। याद रहेगा आपको, उपसमुच्चय क्या होता है, कि उपसमुच्चय यानी कि वो समुच्चय जिसमें मौजूद सभी घटक जो आपका जो दिया गया समुच्चय है, दिए गए समुच्चय में भी हों। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर समझेगा।
एग्जाम्पल वन, जैसे कि ये समुच्चय आपको दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ये संख्या दी है। अब उस संख्या में से आप एक एक दूसरा आपको उप समुच्चय दिया है बी। एक समुच्चय दिया है बी, उसमें इसके घटक हैं 2 4 6 8। अब बी समुच्चय को ध्यान से देखो। अब बी में जो घटक हैं 2, वो ए में भी मौजूद है। बी का घटक 4 ए में भी मौजूद है। बी का घटक 6 ए में भी मौजूद है। और बी का घटक 8 वो भी ए में मौजूद है। ठीक है, तो हमारी परिभाषा के हिसाब से क्या, कि यदि किसी समुच्चय के सभी घटक, यानी मान लो वो समुच्चय बी है यहाँ पे, तो बी के सभी घटक 2 4 6 8, ठीक है, इसमें है ए में मौजूद है ना 2 4 6 8। बी में जो भी घटक है बच्चों, वो सभी घटक आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ए में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी क्या है, ए का उप समुच्चय है, इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये देखो लिखेंगे कैसे उसको, बी का प्रत्येक घटक, बी में जो भी घटक है कहाँ पे है, ए का भी वो घटक है, ए में भी मौजूद है या शामिल है, हाँ, या समाविष्ट है। तो बी का प्रत्येक घटक ए में है, इसलिए बी क्या है, ये उप समुच्चय का चिन्ह बताया था मैंने, बी क्या है, ए का उप समुच्चय है। अब यही जानकारी कि बी ए का उप समुच्चय है, अगर आपको वेन आकृति के माध्यम से दर्शानी हो तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि ये दो सर्कल बना लिए हैं मैंने, ठीक है, तो दो सर्कल, एक एक सर्कल बना लिया बी, बी समुच्चय दिखाने के लिए जो कि उप समुच्चय है, और ए बना लिया जो मेन समुच्चय हमको दिखाने के लिए। ठीक है, तो पहले दिखा देते हैं बी में क्या क्या है। बी में है 2 4 6 8, ठीक है। और ए में क्या है, ए में क्या था, ए में भी तो 2 4 6 8 था ना, लेकिन ये पूरे बड़े सर्कल में आ गया, तो बच्चा क्या, बचा है 1 3 5 7। तो अब ये आकृति आपको क्या दर्शाती है, ए देखो, बड़ा वाला सर्कल क्या दिखा रहा है, बड़े वाले सर्कल में कौन से घटक हैं, सभी घटक, जो बड़ा वाला सर्कल आपको दिख रहा है उसमें सभी घटक मौजूद है, कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8। और बी क्या है, बी क्या दिखा रहा है, बी में सिर्फ कौन से घटक मौजूद हैं, 2 4 6 8। इसलिए बी क्या है, ए का उप समुच्चय है, यानी बी का जो घटक है वो ए में भी मौजूद है। ठीक है, तो इस प्रकार उप समुच्चय की जो जानकारी है वो आप वेन आकृति के माध्यम से भी दर्शा सकते हो। ऐसे बहुत सारे, मतलब कोई भी आप उप समुच्चय बनाओ, या समुच्चय या विषय समुच्चय या पूरक समुच्चय, समुच्चयों की सभी जानकारियां वेन आकृति के माध्यम से दर्शाई जा सकती है, जो कि अ, देखने में, देख कर ही आपको जल्दी से पता चल जाता है कि उप समुच्चय कौन सा है, और या समुच्चय या पूरक या विषय समुच्चय क्या है। ठीक है, तो ये उसका अ, लाभ है वेन आकृति बनाने का। ठीक है, तो अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं उप समुच्चय का। एग्जाम्पल सेकंड देखो, मानो n क्या है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी है बच्चों, समुच्चय के रूप में उसको दिखाएंगे तो n इज इक्वल टू, ब्रैकेट में 1 2 3 अनंत तक, है ना, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 से लेके अनंत तक। अब आई फॉर इंटेजर, पूर्णांक संख्या समुच्चय। तो पूर्णांक संख्याएं क्या है बच्चों, देखिए
पूर्णांक संख्याएं जीरो, दाएं तरफ 1 2 3 से लेके अनंत तक, और बाएं तरफ -1 -2 -3 से लेके अनंत तक। तो ये जो संख्या रेखा पर भी जो संख्या ली जाती है वही है। तो ये क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। अब ये दोनों देख के तुमको क्या क्या आप इसमें कोरिलेट कर पा रहे हो, ये है कि जो प्राकृतिक संख्या समुच्चय है, प्राकृतिक संख्या समुच्चय में क्या है, 1 2 3, है ना, धन संख्याएं हैं सिर्फ। लेकिन ये धन संख्याएं इसमें है क्या, पूर्णांक संख्या समुच्चय में? हाँ, देखो पूर्णांक संख्या में भी क्या आ रहा है, 1 2 3 अनंत तक। प्राकृतिक संख्या में भी क्या आ रहा था, 1 2 3 अनंत तक। इसका क्या मतलब हुआ, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्याएं भी हैं, है ना। प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या भी है, या फिर पूर्णांक संख्या के समुच्चय का वो हिस्सा है। इसलिए प्राकृतिक संख्या क्या हुई, प्राकृतिक संख्या n क्या हुई, उप समुच्चय हुई किसकी, पूर्णांक संख्या की। क्योंकि प्राकृतिक संख्या के घटक देखो 1 2 3 कहाँ पे मौजूद है, पूर्णांक संख्या में मौजूद है। इसलिए प्राकृतिक संख्या क्या मानी जाएगी, पूर्णांक संख्या की उप समुच्चय। ठीक है? इसलिए प्राकृतिक संख्या उप समुच्चय है किसकी, पूर्णांक संख्या। ठीक। एक थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। थर्ड आपको ऐसा एग्जाम्पल है कि एक कोई समुच्चय है, x के घटक इस प्रकार हैं कि यह 25 का वर्गमूल है ना। तो ये तो गुण वर्णन पद्धति में दिया गया है समुच्चय, तो इसको सूची पद्धति में लिखना पड़ेगा। तो सूची पद्धति में लिखना मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, x के घटक इस प्रकार हैं कि वो 25 का वर्गमूल है। तो 25 का वर्गमूल बच्चों दो होगा, एक तो -5 या 5। किसी भी संख्या का वर्गमूल सिर्फ धन संख्या नहीं होती है, उसका वर्गमूल ऋण संख्या भी होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप -5 गुणे -5 या -5 का वर्ग लोगे तो भी 25 आएगा, और 5 गुणे 5 करोगे या 5 का वर्ग लोगे तो भी 25 आएगा। तो ये ध्यान में रखना कि कोई भी संख्या का वर्गमूल सिर्फ धन संख्या नहीं लिखकर आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, माइनस में भी और प्लस में भी। तो इसलिए 25 का वर्गमूल क्या होगा, -5 5। और उसमें दूसरा दूसरा एक गुण वर्णन पद्धति का प्रश्न क्या है कि समुच्चय S के घटक y इस प्रकार हैं कि y क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, I फॉर पूर्णांक संख्या। ठीक है, और y किस प्रकार है, y बड़ा है या तो बराबर है -5 के, या y छोटा है या बराबर है 5 से। ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ, -5 से बड़ा, -5 से बड़ा है यानी कि -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, और y 5 से छोटा है, 5 से छोटा है यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अगर ये हमें लिया तो अब इसमें संबंध देखेंगे। अब इसमें तुमको दिख रहा है कि -5 और 5, और इसमें क्या है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। इसके जो घटक हैं, समुच्चय P के जो घटक हैं समुच्चय S में मौजूद हैं। हाँ, कहाँ पे, देख, -5 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चलता है, समुच्चय P के सभी घटक इसमें है ही दो घटक, तो दोनों घटक इसमें मौजूद हैं समुच्चय S में। तो समुच्चय P क्या हुआ, समुच्चय P हुआ उप समुच्चय S का। इसलिए P
सी है उप समुच्चय किसका, एस का। ये समझ में है आपको? तो उप समुच्चय क्या होता है बच्चों? उप समुच्चय में जो भी घटक हैं, मेन समुच्चय का जो घटक अगर उप समुच्चय में हो तो उसको उप समुच्चय कहा जाता है। अब कुछ उप समुच्चय से संबंधित कुछ गुणधर्म है, वो देखेंगे हम लोग। पहला क्या है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ए उप समुच्चय ए, कोई भी समुच्चय है वो खुद का ही उप समुच्चय है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक समुच्चय है -5, 5। ठीक है, तो इसका उप समुच्चय ये खुद ही होगा। जैसे कि अगर इसी का उप समुच्चय लिखा जाए p -5, 5, तो इसके उप समुच्चय में जो चीजें शामिल है वो इस समुच्चय में भी शामिल है ना। तो किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय वो स्वयं ही, वो समुच्चय स्वयं ही होता है। मतलब आप कोई भी समुच्चय लिखो और उसी का उप समुच्चय लिखो, तो उस समुच्चय में जो मौजूद घटक हैं, जो आपके पास पहले से जो समुच्चय है, उसमें भी रहेंगे। इसलिए प्रत्येक समुच्चय खुद का ही उप समुच्चय होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए है उप समुच्चय ए का। ठीक है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय है। अब बच्चों, रिक्त समुच्चय आपने देखा था कि रिक्त समुच्चय में कुछ नहीं होता है। हाँ, तो वो कुछ कुछ भी घटक नहीं है, तो वो कुछ भी उससे मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि उसके घटक इसमें नहीं है। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिक्त समुच्चय क्या है, उप समुच्चय है ए का, ये लिखा जा सकता है। फिर तीसरा क्या लिखते हैं हम लोग, यदि ए बराबर बी हो तो, यदि कोई दो समुच्चय बराबर है बच्चों, ए और बी बराबर हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि ए समुच्चय बी के बराबर हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए है उप समुच्चय बी का, ए उप समुच्चय बी का और बी उप समुच्चय ए का, दोनों अगर बराबर हैं। मान लो ए के घटक हैं 1 2 3 4 5, बी के घटक हैं 1 2 3 4 5, तो ए के घटक बी में मौजूद हैं और बी के घटक ए में मौजूद हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, उप समुच्चय हो जाएंगे। चौथा, यदि ए है उप समुच्चय बी का और बी है उप समुच्चय ए का, उसी का ऑपोजिट कथन है बच्चों। अगर आपको दो समुच्चय मिलते हैं ए और बी, जिसमें आप क्या देखते हो, ए बी का उप समुच्चय है और बी ए का उप समुच्चय, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों उप समुच्चय के घटक समान हैं, वो अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ गुणधर्म थे उप समुच्चय से रिलेटेड। अब एक छोटा सा एक्टिविटी जैसा हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, ए इज इक्वल टू 1 3 4 7 8, समुच्चय के कोई 5 उप समुच्चय लिखिए। तो बच्चों, इसमें ये ओपन क्वेश्चन है कि इसमें कोई, आप अपने मन से दो घटक लेके, तीन घटक लेके, चार घटक लेके, एक घटक लेके कोई भी क्या कर सकते हो, 5 उप समुच्चय बना सकते हो। ठीक है, उप समुच्चय यानी कि ऐसा समुच्चय बनाओगे उसमें जो भी घटक रहेंगे वो आपके मेन समुच्चय में रहने चाहिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक उप समुच्चय बना लेते हैं हम लोग, बी इज इक्वल टू, कोष्टक में जैसे मैंने ले लिया 1 1 3 4, 1 3 4, तो ये 1 3 4 उप समुच्चय है ए का। कैसे? क्योंकि बी में हम लोग ने वही घटक लिए जो ए में थे। क्या घटक लिए हम लोग ने, 1 3 4। कुछ और भी ले सकते हैं हम लोग, कोई चार संख्या ले सकते हैं। अब ये भी ले सकते हो, 3 4 7 8, 3 4 7 8, है ना। यहाँ पे लिखते जाते हैं बी उप समुच्चय ए। सी में हम लोग ने लिया 3 4 7 8, है ना, इसमें से ही लिया।
तो 3 4 7 8 लिया, तो जो समुच्चय बना वो मेन समुच्चय का घटक होगा ही, क्योंकि उसी में से लिया है हमने। तो कैसे लिख सकते हैं उसको? सी उप समुच्चय है किसका? एक का। एक और ले लेते हैं, डी। डी ले लिया, सपोज 7 8 ले लिया मैंने। 7 8 ले लो। तो अब डी, डी के घटक है 7 और 8, जो कि ए में भी है 7 और 8। इसलिए डी क्या हो गया? उपसमुच्चय किसका? ए का। तीन हो गए, दो और ले लेते हैं। ई। ई क्या ले सकते हैं हम लोग? ये ले लेती हूँ मैं, 3 4 7। 3 4 7। तो 3 4 7 इसमें भी है, तो इसलिए ई क्या हो गया? उपसमुच्चय किसका? ए का। एक और एक समुच्चय ले लेते हैं, एफ। क्या ले इसमें? 4 7 8। तो मैंने ले लिया 4 7। तो 4 7 8 में का जो भी घटक है वो तो मेन समुच्चय में है ही। तो फिर क्या हो जाएगा? एफ उपसमुच्चय ए। ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों अगर आपको कोई भी प्रश्न दिया गया है, हाँ, तो उस दिए गए प्रश्न में अगर आपको एक समुच्चय दिया गया और बोला गया कि इसमें से 5 समुच्चय उप समुच्चय बनाओ, 3 उप समुच्चय बनाए, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, ये ओपन क्वेश्चन है। तो आपको जो मन करे, एक घटक लेके, दो घटक लेके, तीन घटक, चार घटक लेके आप क्या कर सकते हो? उप समुच्चय बना सकते हो और वो दिखा सकते हो कि जो आपने समुच्चय बनाया है वो दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है विश्व समुच्चय, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब विश्व समुच्चय ये शब्द से ही पता चल रहा है आपको कि ऐसा समुच्चय जिसमें सभी समुच्चयों का समावेश हो, है ना, जिसमें सभी समुच्चय समाविष्ट हो जाते हो, उसको विश्व समुच्चय कहते हैं। तो देखते हैं उसकी परिभाषा क्या है। सभी समुच्चयों को समाविष्ट करने वाला बड़ा समुच्चय। तो विश्व समुच्चय क्या होता है बच्चों? जो भी समुच्चय विचाराधीन है, मतलब जिन जिन समुच्चय हमारे सामने है, जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो सभी समुच्चयों को अगर एक बड़े समुच्चय में लिखा जाए तो जो बड़ा समुच्चय है वो क्या कहलाता है? विश्व समुच्चय कहलाता है। विचाराधीन प्रत्येक समुच्चय विश्व समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। और जितने भी समुच्चय हम बड़े समुच्चय में रखते हैं या उसके लिए कंसिडर करते हैं, वो प्रत्येक समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चय होता है विश्व समुच्चय का, क्योंकि वो उस उप समुच्चय के जो भी घटक हैं वो विश्व समुच्चय में है। एक एग्जाम्पल है, ए इज इक्वल टू 9वीं के सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति। अब एक समुच्चय, जैसे कि अब एक कोई विद्यालय है, तो विद्यालय में एक क्लास तो नहीं है, बहुत सारी क्लास है। अगर पहली से 10वीं तक का स्कूल है तो पहली दूसरी तीसरी से लेकर 10वीं तक की कक्षाएं होती हैं। तो हर एक कक्षा के विद्यार्थियों को हम लोग मान ले कि एक समुच्चय है, पहली से लेकर 10वीं तक की सभी कक्षाएं एक एक समुच्चय है। उसी प्रकार, तो अब ये 10 कक्षाओं का जब आप इनको इकट्ठा करोगे तो ये सब पूरी जो संख्या है वो मानी जाएगी विश्व संख्या। ठीक है, तो पूरे स्कूल के विद्यार्थियों की उपस्थिति क्या मानी जाएगी? विश्व संख्या। और प्रत्येक क्लास की, प्रत्येक वर्ग की जो जानकारी है वो क्या मानी जाएगी? एक अलग जो सेपरेट समुच्चय रहेगी, जो कि किसका हिस्सा होगी? विश्व समुच्चय का हिस्सा। और हर एक
जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय। ठीक है। तो तो विश्व समुच्चय क्या होगा, विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति। ठीक है? तो जब पूरे विद्यालय की संख्या हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, विश्व समुच्चय। और सिर्फ एक किसी कक्षा या वर्ग की उपस्थिति या जानकारी हम अ, लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक समुच्चय, मात्र एक समुच्चय। ठीक है। एग्जाम्पल दो देखो। जैसे कि अब क्रिकेट के लिए 15 छात्र का संघ चुनना है, मतलब 15 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है क्रिकेट के लिए स्कूल में। तो क्रिकेट के लिए चाहिए 15 बच्चे। लेकिन क्या सिर्फ 15 ही बच्चे स्कूल में होंगे जो क्रिकेट खेलते होंगे, नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो जो 15 छात्र आपको चुनने हैं वो क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया। ठीक है। और विद्यालय के क्रिकेट खेलने वाले सभी विद्यार्थी, तो विद्यालय में क्रिकेट खेलने वाले और विद्यार्थी होंगे। हाँ, मान लो 100 विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उसमें से 15 को चुनना है, तो ये 100 विद्यार्थी हैं सभी के सभी, क्योंकि वो सभी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, विश्व समुच्चय। सभी विद्यार्थियों की संख्या जो क्रिकेट खेलते हैं वो विश्व समुच्चय होगी। और उस विश्व समुच्चय में से जो 15 बच्चों का टीम बनेगा वो समुच्चय होगा। ठीक है। उसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों, जैसे कि गांव में लोगों की जनसंख्या है, या फिर जिला लेवल पे या राज्य स्तर पे या देश स्तर पे। तो ये जो बड़ी बड़ी जब संख्या हम लोग इकट्ठा लेंगे, जैसे गांव में एक घर की जनसंख्या है तो एक समुच्चय है, तो गांव के सभी घरों को जोड़ दिया जाए तो विश्व समुच्चय। उसी प्रकार जिले में सभी गांव क्या कहलाएंगे, समुच्चय। और सभी गांवों को जोड़ दिया जाए तो जिला क्या हो जाएगा, विश्व समुच्चय। अब राज्य में एक एक जिला एक समुच्चय, और वो सभी जिलों को जोड़ दिया जाए तो राज्य एक विश्व समुच्चय। अब देश में राज्य, एक एक राज्य जो कहलाएगा वो समुच्चय, और सभी राज्यों को जोड़कर जो देश बनेगा वो विश्व समुच्चय। ठीक है। तो इस प्रकार के ये तो डेली लाइफ के भी एग्जाम्पल्स हैं। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मतलब यही जो एग्जाम्पल था क्रिकेट का जो एग्जाम्पल है, इसी जानकारी को अब आपको पता ही है, जैसे कि हर एक जानकारी जो समुच्चय से संबंधित है उसको हम क्या कर सकते हैं, वेन आकृति के माध्यम से दर्शा सकते हैं। तो यही आकृति वेन आकृति में देखो कैसे हो जाएगी। अब एक चीज याद रखने वाली है बच्चों, विश्व समुच्चय का चिन्ह, विश्व समुच्चय का चिन्ह हमेशा इंग्लिश के यू अल्फाबेट, यू फॉर यूनिवर्सल, इसी अल्फाबेट से हम लोग दर्शाते हैं। विश्व समुच्चय को किसी और अल्फाबेट से नहीं दर्शाओ, सिर्फ यू से दर्शाओ। और वेन आकृति में जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी समुच्चय आप किसी भी बंद आकृति से दर्शा सकते हो। तो जैसे वृत्त हुआ, अंडाकार वृत्त हुआ, या ट्रायंगल हो गया, या कोई और स्टार जैसी आकृति, तो किसी भी आकृति में आप रख सकते हो समुच्चय को। लेकिन जब आपको विश्व समुच्चय दर्शाना हो तो सिर्फ और सिर्फ आप किसका प्रयोग करोगे, आयत का। ठीक है। तो वेन आकृति में विश्व समुच्चय किससे दर्शाते हैं, आयत से। ठीक है। तो वही देखते हैं, वही एग्जाम्पल क्या है। तो क्या था, विद अब ये मैंने, ये आयत बना हुआ दिख रहा है आपको, तो आयत है और यहाँ पे यू लिखा हुआ है। यू क्या दर्शा रहा है कि ये विश्व समुच्चय है। और उसके घटक क्या है, विद्यालय के क्रिकेट खेलने वाले सभी विद्यार्थी क्या है, विश्व समुच्चय का हिस्सा है। अब उस विश्व समुच्चय में से जो 15 बच्चे हैं, क्रिकेट संघ जो क्रिकेट की टीम बन रही है, समुच्चय ए, वो क्या है, समुच्चय ए है। और समुच्चय ए क्या है, उप समुच्चय है किसका, समुच्चय ए हिस्सा है किसमें जो मौजूद घटक है, क्या है, उप समुच्चय है किसका, विश्व समुच्चय। ठीक है। तो फिर वही मैंने आपको बताया था, विश्व समुच्चय का चिन्ह है यू, और वेन आकृति में इसको आयत से दर्शाया जाता है। ठीक है। अगला चौथा कॉन्सेप्ट देख लेंगे हम लोग बच्चों, पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय समझने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे। तो आप एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरक का क्या संकल्पना है।
जैसे बच्चों, एक एग्जाम्पल है पूरक समुच्चय समझने के लिए। यू यानी विश्व समुच्चय, मान लो एक विश्व समुच्चय है जिसमें संख्या है 1 से लेके 10 तक की संख्या दी गई आपको। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक की संख्या है। अब एक उप एक समुच्चय है आपने लिया, वो समुच्चय क्या कहता है कि 1 से 10 के बीच की सभी सम संख्याएं। तो 1 से लेके 10 की सभी सम संख्याएं क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। कहाँ से मिली तुमको? ये विश्व समुच्चय से। 2, 4, 6, 8, 10। तो ये जो समुच्चय हमने लिया सम संख्याओं का समुच्चय, हम्म, इसके सभी घटक विश्व समुच्चय में है। विश्व समुच्चय, इसलिए ए को क्या कहा जाएगा? ए है उप समुच्चय विश्व समुच्चय का। ए उप समुच्चय है यू का। ठीक है, तो ये तो हमने देखा। अब इसी एग्जाम्पल में बच्चों, अब ए समुच्चय में जो घटक थे वो तुमको विश्व समुच्चय में दिखे, लेकिन ए ए में जो घटक नहीं आए तो बच क्या गए? 1, 3, 5, 7, 9, ये घटक बच गए, है ना? जो राउंड किया मैंने, ये घटक बच गए। तो यही घटक को अगर आप एक समुच्चय बनाते हो, है ना, ये घटकों को लेके, इसको नाम देंगे ए डैश यानी पूरक समुच्चय। 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, कहने का मतलब है कि विश्व समुच्चय में से आपने समुच्चय निकाला, और अब जो घटक विश्व समुच्चय के शामिल नहीं हो पाए उनका एक और समुच्चय अगर आप बनाते हो तो इस समुच्चय को क्या कहते हैं? पूरक समुच्चय। ठीक है, तो देखो क्या है उसकी परिभाषा। ए है उपसमुच्चय यू का, तो यू में शामिल नहीं होने वाले घटक के समुच्चय को पूरक समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो जो घटक नहीं शामिल हुए, अब ये आपने समुच्चय ले लिया, अब ये समुच्चय के जो इसमें जो घटक विश्व समुच्चय के नहीं आए उनका जब समुच्चय बनाओगे तो उनको क्या कहा जाएगा? पूरक समुच्चय। और एक चीज याद रखो बच्चों, समुच्चय और पूरक समुच्चय को अगर आप जोड़ोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? विश्व समुच्चय मिलेगा। पूरक समुच्चय, समुच्चय और पूरक समुच्चय को जोड़ने पर हमेशा विश्व समुच्चय मिलता है। और विश्व समुच्चय में से अगर आप एक जानकारी निकाल लेते हो तो वो हो गया समुच्चय, और जिस जानकारी का यूज नहीं हुआ वो रह गई विश्व समुच्चय में, वो घटकों को लेके एक समुच्चय बना लिए तो वो क्या जाता है? पूरक समुच्चय। अब वही जानकारी बच्चों, अब सबकी सब जानकारी आपको पता है, वेन आकृति के माध्यम से हमको ये आयत आप देख रहे हो, वो क्या दर्शा रहा है? विश्व समुच्चय। ए ए समुच्चय क्या था? सम संख्याओं का समुच्चय। तो सम संख्या क्या थी? 2, 4, 6, 8, 10। अब ये जब आपने उसका एक समुच्चय ले लिया ए, तो जो संख्याएं विश्व समुच्चय में रह गई उसका जो घटक मिला वो मिला 1, 3, 5, 7, 9, और वो क्या कहलाया? ए डैश यानी कि पूरक समुच्चय। अभी आप देख रहे हो इसी आयत में ए भी है और ए डैश भी है, और ए को ए डैश में जोड़ो तो पूरे आयत में है क्या? पूरा का पूरा विश्व समुच्चय। ठीक है, अभी पूरक समुच्चय का चिन्ह देख लो। पूरक समुच्चय का चिन्ह क्या है? ए डैश या ए सी, ऊपर सी लिखते हैं यानी कॉम्प्लीमेंट्री। तो पूरक समुच्चय का चिन्ह आप तो या ए डैश से दिखा सकते हो या तो ए सी से दिखा सकते हो। एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग।
एक विश्व समुच्चय है, उसमें देखो दी गई संख्याएं क्या है। 1, 3, 9, 11, 13, 18, 19। ठीक है, तो उसमें से मान लो एक समुच्चय हमने लिया और वो समुच्चय के घटक हैं 3, 9, 11, 13। ठीक है, तो देख लेते हैं। 9 लिया, 11 लिया, 13 लिया, तो बी क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया। अब जो घटक आपने बी समुच्चय में नहीं लिया, कौन से घटक नहीं लिए गए हैं? 1, 18 और 19। ठीक है, तो ये 1, 18 और 19 का एक और समुच्चय बना लो। तो बना लिया एक समुच्चय, 1, 18, 19, जो कि पहले समुच्चय में नहीं थे, बच गए थे। तो वो जो बचे हुए घटक हैं उनके समुच्चय को क्या लिखोगे? बी डैश, यानी कि पूरक समुच्चय। बी डैश क्या है? बी का पूरक समुच्चय है। और बी और बी डैश, ये दो समुच्चयों को अगर आप जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, तो आपको मिलेगा क्या? यू, यानी कि आपका विश्व समुच्चय, वही पूरे नंबर साइन है। ठीक है, तो एक छोटा कॉन्सेप्ट उसमें है कि जैसे कि विश्व समुच्चय लिया, उसमें से एक समुच्चय निकाला, बचे हुए घटक कहलाए पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय, जैसे कि पूरक समुच्चय का भी पूरक समुच्चय क्या होता है? ठीक है, तो इसमें है बी डैश का भी बी डैश क्या होगा, अर्थात बी डैश में शामिल नहीं होने वाले पर यू में शामिल घटक अर्थात, तो बी डैश का डैश क्या होता है? ये जो है पूरक समुच्चय का भी पूरक समुच्चय क्या होता है? वही वो होता है कि बी डैश में शामिल नहीं होने वाले। तो बी डैश में क्या शामिल नहीं है? 3, 9, 11, 13। तो 3, 9, 11, 13 तो बी के घटक हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी डैश का पूरक समुच्चय का भी पूरक समुच्चय क्या होता है? जो समुच्चय, जो दिया गया समुच्चय, वही उसका पूरक समुच्चय होता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है? जो कि इसमें शामिल नहीं है। पूरक समुच्चय में जो घटक शामिल नहीं होते हैं, वो जो होते हैं, तो पूरक घटक में, पूरक समुच्चय में यही लोग शामिल नहीं है, तो इनका जो समुच्चय होता है वही क्या होता है? पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय होता है। ठीक है, तो उसको कैसे दिखाते हैं? बी डैश पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है? दिया गया समुच्चय, जो समुच्चय आपको दिया गया है, जिससे आप पूरक समुच्चय निकाल रहे हो। इसलिए पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय अर्थार्थ दिया हुआ समुच्चय होता है। पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है? जो आपको दिया गया समुच्चय वही होता है। ठीक है, अब भी एक देख लेते हैं। एक कुछ गुणधर्म है, ए और ए डैश में कोई भी सामान्य घटक नहीं होता है, यानी कि दिए गए समुच्चय और उसके पूरक समुच्चय में कोई भी चीज सेम नहीं होती है। यहाँ पे देख लो, जैसे दिया गया समुच्चय था 3, 9, 11, 13 और उसका पूरक समुच्चय था 1, 18, 19। दोनों में कोई सिमिलैरिटीज है, इसके घटक इसमें नहीं, इसके घटक इसमें नहीं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि दिया हुआ समुच्चय और पूरक समुच्चय में कोई भी कॉमन या सामान्य घटक नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, दिया हुआ समुच्चय उप समुच्चय होता है विश्व समुच्चय का। कोई भी समुच्चय, कोई भी समुच्चय पहन तो वो क्या उप समुच्चय होगा? विश्व समुच्चय का। और पूरक समुच्चय भी क्या होगा? उप समुच्चय होगा विश्व समुच्चय का। तो दिया गया समुच्चय, उसका पूरक समुच्चय, सभी क्या होते हैं? विश्व समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं, यानी कि उसका ही भाग होते हैं वो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने 4 कॉन्सेप्ट देखे।
वेन आकृति, उप समुच्चय, विषय समुच्चय और पूरक समुच्चय। अब अगली क्लास में हम लोग प्रश्न संग्रह 1.3 इससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे, ताकि फिर वो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आपका क्लियर। तो यहीं पे एक क्लास भी खत्म करते हैं। ठीक, तो समय है हमारे पास, तो एक एक प्रश्न आपको बता देती हूँ मैं, देख लेते हैं हम। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय दूसरे कौन से समुच्चय का उपसमुच्चय है, लिखिए। ये एग्जाम्पल है, तो क्या है एग्जाम्पल देखेंगे। पी पुणे के निवासियों का समुच्चय है। पहले पूरा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। पी पुणे के निवासियों का समुच्चय है। एम मध्य प्रदेश के निवासियों का समुच्चय है। आई इंदौर के निवासियों का समुच्चय है। बी भारत के निवासियों का समुच्चय है। एच महाराष्ट्र के निवासियों का समुच्चय है। तो बच्चों आपको क्या दिया है, पुणे के निवासियों का समुच्चय। तो पुणे के निवासी और दिया है महाराष्ट्र के निवासी का समुच्चय। तो पुणे के निवासी उप समुच्चय होंगे। पुणे ये जिला कहाँ आता है, महाराष्ट्र राज्य में। तो पुणे जिला क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा एम का। ठीक है, तो पुणे उप समुच्चय महाराष्ट्र। उसी में आपको बोला गया है कि इंदौर भी दिया गया है, इंदौर ये जिला। तो इंदौर कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, सपोज एमपी लिख रही हूँ मैं इसको। तो इंदौर क्या होगा, उप समुच्चय होगा इसका, मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब महाराष्ट्र यहाँ लिखते हैं, इंदौर उप समुच्चय मध्य प्रदेश। ठीक है, अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उप समुच्चय होगा भारत का। ठीक है, और मध्य प्रदेश भी क्या होगा, वो भी एक राज्य है कहाँ पे, भारत में। तो मध्य प्रदेश क्या होगा, उप समुच्चय किसका, भारत देश। हेलो मिस। हाँ हेलो। 9:47 हो गया है मेरे। नहीं सर, अभी मैं मतलब कब तक लेना है, 40 40 तक लेना है सर। वैसे समय हो गया है मिस, क्योंकि 9। हाँ 40 है, ठीक है ठीक है। ठीक ओके है ओके मिस। स्टूडेंट, अभी हम ले खत्म करते हैं लेक्चर। अगले क्लास में ये जो 1.3 से संबंधित प्रश्न हम लोग हल करते हैं।
मिस कुछ बच्चों के डाउट है, आप क्लियर कर सकती है क्या अभी? हाँ हाँ हाँ, स्टूडेंट्स कुछ डाउट है तो आप बता दीजिए, पूछिए आप लोग। कुणाल दास। हाँ कुणाल बोलो। सॉल्व करेंगे।